दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट जो है कट जाते हैं और जिनसे गलती हो जाती है। तो दोस्तों को आपको भी ये गलती नहीं करना है, तो बिल्कुल ये वीडियो को पूरी अंत तक देखना और अपने गलती को सुधारना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो हमारा डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वो इकाई 1 का होगा, जो कि है विकास की अवधारणाएं और विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें बताना है। तो जैसे आपको पता है कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जिसे क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, और जो विकास होती है वो क्वालिटेटिव चेंजेस गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो हम चाहे तो विकास के संबंध में हम इसको गुणात्मक परिवर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन गुणात्मक नहीं होगा। ये जो होगा वो होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, क्योंकि अगर मात्रात्मक और गुणात्मक नहीं देता तो हम विकास को जो है गुणात्मक लेके चलते, लेकिन इसमें दोनों दे दिया है कि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक है। तो हमेशा विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। वृद्धि भी शामिल होती है और आपके बाद गुणात्मक भी शामिल होती है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों एक बच्चे के वृद्धि और विकास के विषय में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, अगर हमें जानना है कि एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन में है ना, अध्ययन करना है, जानना है, तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन कौन सी विधि हो सकती है। प्रक्षेपण हो सकती है, कि तुलनात्मक हो सकती है, कि और कौन सी विधि हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी विधि होगी तुलनात्मक। हालांकि तुलनात्मक आपको नेगेटिव लग रहा होगा, आपके माइंड को लग रहा होगा कि ये तो तुलना करना, बच्चों को तो तुलना करना है ही नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, तो तुलना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं बच्चों के वृद्धि और विकास के अध्ययन को जानने के लिए, सबसे ज़्यादा समझने के लिए। तो दोस्तों जब ऐसा समझना हो तब हम ऐसा तुलनात्मक विधि का प्रयोग ही सर्वाधिक उचित होता है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं, ना ही नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है। हमें अगर अध्ययन करना है बच्चे के वृद्धि और विकास को सर्वाधिक अच्छी विधि के रूप में, तो यहाँ पे तुलनात्मक विधि ही होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन देख के बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों दरअसल मेरे हिसाब से इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होगा कि वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धि जो होती है स्वाभाविक होती है, जबकि विकास के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वृद्धि होती है वो जो होती है प्राकृतिक होती है, लेकिन जब हम देखेंगे विकास के बारे में तो विकास में हमें वातावरण प्लस बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत होती है, बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वृद्धि प्राकृतिक होगी, लेकिन विकास जो है वातावरण प्लस बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जो कि बी सही होगा। इसमें 90% बच्चे फंस गए थे और गलत उत्तर जो ना था। तो इसका आंसर होगा वृद्धि स्वाभाविक है, जबकि विकास के लिए बाहरी हस्तक्षेप और वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों आप जो सबसे पहले जो विकास स्वाभाविक लिखा है ना, वो वृद्धि होगा। वृद्धि इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के बारे में बात किया है, तो ऑप्शन में भी तो वृद्धि और विकास होना ही चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से इसको जो है गलत दिया है, चाहे ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकता है व्यापम वालों का, या फिर मैंने जो बुक पढ़ा है उसमें गलत होगा। तो दोनों में से एक हो सकता है। खैर इसे आप क्लैरिफाई कर लिए हैं हम लोग, तो आप इसलिए निश्चिंत रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि एग्जाम डिस्प्ले बोर्ड में आ गया है। व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। दोस्तों शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो आप यहाँ ऑप्शन में देख के बताइए किस ऑप्शन में वो लोग भिन्न होंगे। तो दोस्तों जो शिक्षार्थी जो होते हैं, विकास का क्रम तो सेम ही होता है, विकास का क्रम नहीं होगा, जो होगा विकास का दर होगा। अगर हम देखते हैं विकास का दर, जो विकास का क्रम होता है वो सभी में होगा समान। विकास का क्रम जो होता है सभी में समान होता है। कैसे समान होता है, आप सबसे पहले छोटे रहेंगे, फिर बड़े होंगे, या फिर घुटना में चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर पैरों
धीरे धीरे पैरों से चलना स्टार्ट करेंगे, पैरों में खड़ा हो जाएंगे, फिर अभी चल रहे हैं, फिर दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो विकास का क्रम हुआ ना, सभी में समान हो, सभी इसी क्रम में चलेंगे ना। लेकिन विकास की दर जो है भिन्न होगी, विकास की दर ये जो होता है ये भिन्न होगा। दोस्तों ये भिन्न क्यों होगा? दोस्तों विकास की दर इसलिए भिन्न होगा कि कई का ग्रोथ जल्दी हो जाता है, कई बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे लेट में चलना शुरू करते हैं, कई बच्चों का हाइट जल्दी बढ़ जाता है, कई बच्चों का हाइट लेट में बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए विकास की दर जो होगी इनमें यहाँ पे भिन्न होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। 90% बच्चे यहाँ पे गलत कर लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन देके बताइए कि कौन सा सही होगा। तो व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप अगर ले सकते हैं, आप तीसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, है कि नहीं, दूसरा भी मतलब तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन तीसरा क्यों नहीं लेना है दोस्तों? इसका ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि इसमें लिखा है व्यवहार के विकास, व्यवहार के विकास लिखा है दोस्तों, व्यवहार का विकास, ठीक है, ना कि लिखा है शरीर का विकास। शरीर का विकास नहीं लिखा है दोस्तों, व्यवहार का विकास लिखा है। तो व्यवहार के विकास में आप ऑप्शन डी नहीं आएगा, शीर्ष से पूछा ये नहीं आएगा, और ना ही ये आएगा कि समीप से दूर की ओर आएगा, मतलब दूर से समीप की ओर आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये शारीरिक विकास से संबंधित है और हमें व्यवहार के विकास से संबंधित जानना है। तो इस ऑप्शन को हम लोग सही टिक करेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको गलती नहीं करना है, ना ही रट के जाना है। जो रट के जाओगे आप बोलोगे वहाँ सही हो जाएगा, कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको समझ के वहाँ आंसर करना है, यहाँ से समझ के पढ़ना है, वहाँ समझ के आंसर करना है, सेम चीज नहीं आएगा, आपको दिमाग खोल के रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 आप डिस्प्ले में देखेंगे, किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करने की विधि कौन सी है। दोस्तों आप ऑप्शन देके बताएंगे कि कौन सा होगा। दोस्तों इसमें जो विधि होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रयोगात्मक विधि। और दोस्तों प्रयोगात्मक विधि क्योंकि नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज को नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और उसके कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों किसी भी देखते हैं, किसी भी कार्य को नियंत्रित प्लस व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके, है ना, नियंत्रित प्लस व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे, कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो होती है दोनों चीजें, ये जो आती है, ये आती है प्रयोजना विधि में। तो इसका ऑप्शन होगा प्रयोजना विधि। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा प्रयोजना विधि। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। दोस्तों खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था 3 या 4 वर्ष में बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 और 4 दोनों दे दिया है, तो हम फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे, 3 इसलिए लेंगे क्योंकि 3 में समस्त उसके इंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है। तो 3 वर्ष को यहाँ पे आंसर लिया जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 34 आप देखेंगे, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। ये तो क्वेश्चन आसान था, क्योंकि इसलिए पाई जाती है दोस्तों क्योंकि इस समय जो है ना माता पिता से भी ज़्यादा जो है करीब जो होता है दोस्त यार रहते हैं, उनको शेयर कर पाते हैं अपनी दुविधाओं को, सारी चीज़ों को, टेंशन प्रॉब्लम को, तो माता पिता को नहीं शेयर कर सकते। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, करते हैं घनिष्ठ मित्रता होती है और यहीं पर बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं, है ना, संगति में बिगड़ भी जाते हैं, कई बन भी जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप उन 4 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो अपना सर्कल आप अपने माइंडसेट के हिसाब से तय कीजिए दोस्तों कि आप लोग को कहाँ जाना है, कहाँ स्टैंड करना है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किशोरों को संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन देख के बताइए कि किशोरों के संवेग को नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो दोस्तों किशोरों के सहयोग के लिए किशोरों के संवेग को नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, तो दोस्तों किशोरों के संयोग को जैसे कि नियंत्रण करना है तो सबसे अच्छा उपाय जो होगा वह होगा शोधन।
90% बच्चे गलत कर लेते हैं कि शोधन नहीं होगा, कैसे हम उसको शोधन कर सकते हैं करके। दोस्तों लेकिन शोधन का मतलब यहाँ पे है पढ़ाई, खेल, कला और अन्य। ये स्वस्थ विधि है संवेगों के नियंत्रण के लिए। दोस्तों शोधन जो होता है पढ़ाई, खेल, कला, अन्य स्वस्थ विधि संवेगों के नियंत्रण के लिए जो है उपयुक्त है। शोधन का मतलब होता है कि आप पढ़ाई, खेल या कला अन्य विधि के माध्यम से आप बच्चों के संवेग को नियंत्रण करा रहे हो, उनकी जो एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, ना कि उल्टा और सप्रेस कर रहे हो। तो ये जो होती है एक स्वस्थ विधि होती है नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और 90% बच्चे गलत करते हैं, तो आप गलत मत करिएगा। और आने वाले और जो टॉपिक्स हैं आगे हमारा जो इकाई है उसके बारे में भी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। प्रीवियस बच्चों ने 90% बच्चों ने गलत किया है और हमारा माइंड वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।